नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे डाकू चिड़िया, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। तब बाकेलाल, ये लो, ये आखिरी मुद्रा है। इसको तो मैं स्वयं ही लपक कर यहां से चलने को तैयार खड़ी बैलगाड़ियों में डाल दूंगा। बाकेलाल, खजाना तो मैंने बाहर निकाल दिया, मगर अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा? तुम्हें स्वयं एक कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है डाकू चिड़िया, क्योंकि मेरे जाने के पश्चात तुम्हारे साथी आकर तुम्हें बाहर निकालेंगे। अरे, बैलों के गले में बंधी घंटियां क्यों टनटना रही है? बाकेलाल दुष्ट, धोखेबाज, ये गद्दारी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। तुम मुझसे बच नहीं पाएगा। उसके लिए तुम्हें विशालगढ़ में आना होगा। मैं वहां महल में रहता हूं। डाकू चिड़िया बाकेलाल से बुरी तरह से चिढ़ गया था। बाकेलाल धोखा दे गया, परंतु मैं उसको लूट तो चुका ही था। अब यदि हमने उसको मुंडीराज की उपाधि नहीं दी तो हम सबके प्राणों पर भी भयंकर संकट आन पड़ेगा। अरे, कोई है? मुझे बाहर निकालो। बाकेलाल खजाने से लदी बैलगाड़ियां लेकर विशालगढ़ की ओर बढ़ चला। अब तो डाकू चिड़िया को विशालगढ़ आना ही होगा। हिक, चल। उधर इसी समय विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह के राज दरबार में डाकू चिड़िया का आतंक सबके सिर चढ़कर बोल रहा है। उसको अभी तक कोई भी नहीं पकड़ पाया है महाराज। सेठ, साहूकारों एवं राजाओं को अपने प्राणों की चिंता होने लगी है। इसलिए हम सब इस विकट समस्या के समाधान हेतु आपके पास आए हैं। देर सवेर डाकू चिड़िया यहाँ भी तो आ सकता है। आखिर सबसे बड़ा खजाना तो आपके पास ही है। मेरा सबसे बड़ा खजाना तो बाकेलाल और उसका कुशाग्र मस्तिष्क है। सेनापति, बाकेलाल कहाँ है? उसको तुरंत यहाँ बुलाओ। बाकेलाल स्वयं हाजिर हो गया है महाराज। बाकेलाल, तुम ऐसी विकट स्थिति में भी प्रसन्न हो? डाकू चिड़िया ने सबकी नाक में दम कर रखा है। उसका हल मैंने सोच लिया है। भला क्या? किसी प्रकार छुप छुपा कर आप अपना धन यहाँ ले आइए। यहाँ मैंने एक घाटी को खाली करवा दिया है और वहां पर ढपोर नगरी के राजा बलवान सिंह ताकती का खजाना भी रख दिया है। आप सभी राजाओं का खजाना भी उसी घाटी में रखवा कर हम वहां सेना तैनात कर देंगे। फिर किसी की क्या मजाल कि उधर झांक भी सकें। इस प्रकार आपका खजाना सुरक्षित हो सकेगा, और जब डाकू हमारा खजाना ही नहीं लूट पाएगा तो फिर हमें मारेगा भी नहीं। हम तैयार हैं। हम खजाना विशालगढ़ पहुंचाने का इंतजाम करते हैं। वाह, अब आएगा मजा, क्योंकि जब डाकू चिड़िया को किसी भी राजा के पास कुछ भी नहीं मिलेगा तो वो सीधा विशालगढ़ ही पहुंचेगा। सेनापति, खजाना घाटी की सुरक्षा के लिए सेना की तैनाती की व्यवस्था करो। वो दुष्ट डाकू चिड़िया यदि विशालगढ़ आए तो उसका एक भी आदमी यहां से बचकर नहीं लौटना चाहिए। ऐसा ही होगा महाराज। खजाने के साथ मुझे सर्वप्रथम तो अपनी सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी। फिर एक एक कर आने लगा राजाओं का खजाना। अरे, भिखारियों की भीड़ खजाना घाटी की तरफ आ रही है। यहां खजाना रखा जा रहा है, बांटा नहीं जा रहा। सेनापति, मंगते के रूप में मैं राजा चंद्रगुप्त हूं और भिखारियों के रूप में ये मेरी सेना एवं सेठ साहूकार हैं, जो अपना धन खजाना लेकर यहाँ रखने आए हैं। ओह, राजा चंद्रगुप्त! डाकुओं से बचने के लिए हमें ऐसा रूप धरना पड़ा। चलो, सारा धन महाराज विक्रम सिंह की सुरक्षा में खजाना घाटी में रख दो। ठहरो, पहले धन का विवरण कोषाध्यक्ष को देना होगा। खजाना घाटी भरने लगी। मैं अपना धन साधु के वेश में छुपा कर लाया हूँ। खजाने का विवरण कोषाध्यक्ष को लिखवा कर सारा खजाना खजाना घाटी में डाल दो। वाह, इस बार नहीं बचने का डाकू चिड़िया के हाथों। शीघ्र ही खजाना घाटी ऊपरी किनारों तक हीरे मोती जवाहरातों से लबालब भर गई।
अब डाकू यहाँ तक आ भी जाए तो इतना सारा खजाना उठाकर ले नहीं जा पाएगा। फिर चप्पे चप्पे पर हमारे सैनिक छुपे हुए हैं। कुछ सैनिकों को हमने बंदरों की खालों में छुपा दिया है। डाकू चिड़िया यहाँ पर भी नहीं मार सकता महाराज। वो पर भी मारेगा, खजाना भी लूटेगा और राजा विक्रम को भी मारेगा। डाकू चिड़िया के हाथ के तोते उड़े हुए थे। बाकेलाल मुंडीराज की उपाधि प्राप्त किए जाने से पूर्व भी भागने में सफल हो गया। उसकी मुंडी कटने के साथ ही हमें डाकूगिरी भी जारी रखनी है। विशालगढ़ को कूच करने से पूर्व हमें सप्ताह भर का कार्य 2 दिन में पूरा करना होगा। सरदार, राजा मुद्रा के सैनिकों को कल मैंने आपका नाम सुनकर थरथर कांपते देखा था, तो फिर चलो आज उसे ही लूटते हैं। मुद्रा नगर में भय फैल गया। डाकू चिड़िया आ गया। जो कोई भी रास्ते में आए उसको घोड़े के पांव तले कुचल डालो। सरदार, हम तो महल के भीतर आ गए, परंतु हमें रोकने के लिए एक भी सैनिक नहीं आया। सब चूहे हैं, बिलों में जा दुबके होंगे। डाकू चिड़िया राज दरबार तक जा पहुंचा। डाकू सरदार चिड़िया का उसके साथियों सहित दरबार में स्वागत है। डाकुओं का स्वागत? कृपया जलपान ग्रहण करें डाकू जी। जलपान? सावधान सरदार, भोजन सामग्री में विष मिला हो सकता है। राजा, हमें राजकोष देने की राह दिखा। अवश्य, किंतु राजकोष तो खाली है। विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह को धन की आवश्यकता थी, हमने सारा धन उनको उधार में दे दिया। किंतु कहीं ना कहीं एक मुद्रा तो छोड़ी ही होगी, हम वही लूटेंगे और तुझे मुंडीराज की उपाधि देंगे। यहाँ केवल आटा, दाल, चावल और सब्जियां ही बची हैं, जो तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगी। बोझ ढोना है तो उन्हें लूट ले जाओ। हमें क्या भिखारी समझा है? हम डाकू हैं, धान नहीं धन लूटते हैं। वापस चलो। बच गया मैं, किंतु अब क्या होगा सरदार? यदि हमने डाके नहीं डाले, धन संपत्ति नहीं लूटी, तो फिर अपने बहन बेटियों को दहेज कैसे दे पाएंगे? हम दहेजगढ़ के लोग यहाँ आकर इसलिए तो डाकू बने हैं, ताकि प्रत्येक माह दहेज की व्यवस्था कर सकें। चिंता मत करो, एक राजा के यहाँ धन नहीं मिला तो क्या हुआ, हम दूसरे निकटवर्ती राजा को लूटेंगे। चलो राजा विराट के यहाँ डाका डालेंगे। राजा विराट कटोरा लिए खड़ा था। मेरा सारा धन विक्रम सिंह का कर्जा उतारने में चला गया। मैं और मेरे मंत्री, दरबारी, सैनिक सभी कटोरे हाथ में लेकर भीख मांगने जा रहे थे, ताकि महल का खर्चा निकाला जा सके। हुन की होऊंगा सरदार। तिगड़ तिगड़, दूसरा राज्य भी निकट है। डाकू दल शीघ्र ही राजा शांत प्रशांत के यहाँ आ पहुंचा। सरदार, राजा शांत तो आराम से बैठा है, पंखे की हवा खा रहा है। इस पर तो आपके नाम का बिल्कुल भी खौफ नहीं दिख रहा। दासी, पंखे की हवा तेज करो। अपना खजाना विक्रम सिंह को देकर मैं तो निश्चिंत हो गया। तुम्हें मेरा धन लूटना है तो वो तुम्हें राजा विक्रम सिंह के यहाँ ही मिलेगा। राजा विक्रम सिंह, राजा विक्रम सिंह, राजा विक्रम सिंह। सरदार, आप चिढ़ गए? हाँ, अब हमें तुरंत ही जाना होगा विशालगढ़, क्योंकि कल दहेज दिवस है और प्रत्येक मास का दहेज लेने हमारे परिवार के समधी लोग कल दहेजगढ़ आएंगे। यदि हमारे परिवार वाले उन लोगों को दहेज का सामान ना दे पाए तो हमें मुंडी देवता को अपनी मुंडियां भेंट में देनी होंगी। ऐसा नहीं होगा सरदार, हौसला रखें। खजाना घाटी का खजाना देख देख कर बाकेलाल के मुंह में पानी आ रहा था। डाकू चिड़िया के हाथों मोटे मुच्छड़ के मरते ही इस खजाने पर मेरा अधिकार हो जाएगा। मैं एक भी राजा को यहाँ से एक भी हीरा मोती नहीं ले जाने दूंगा। क्यों सेनापति, यहाँ पर सब ठीक ठाक है ना? मेरे रहते भला यहाँ क्या गड़बड़ हो सकती है? चारों ओर सैनिक ही सैनिक पहरे पर हैं। ये डाकू चिड़िया अभी तक यहाँ आया क्यों नहीं? आता ही होगा, किंतु मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। कहीं मेरे रहते डाकू यहाँ आ गए तो मुझे मुंडीराज की उपाधि देने में देर नहीं लगाएंगे। डाकुओं को आने में अभी शायद विलंब था।
मगर कोई और खजाना घाटी तक पहुंच चुका था। बक बक। अरे, वो दोनों हंस खजाने के ऊपर क्या कर रहे हैं? सेनापति जी, हंस ही तो हैं, कोई डाकू थोड़े ही ना है। दोनों हंसों ने एक एक मोती चुंगा और वापस नभ को उड़ चले। लीजिए, हंस उड़ गए। हाँ हाँ, ठीक है, अपना ध्यान डाकुओं पर लगाओ, डाकू चिड़िया कभी भी आ सकता है। दोनों हंस नभ के बादलों का सीना चीरकर उड़ते हुए एक उज्जवल धवल स्थान पर बने सरोवर में उतरे। बक बक। दोनों हंस पानी में गोता लगा गए। जलमहल के स्वर्ण द्वार को पार करते ही दोनों हंस मानव में परिवर्तित हो गए। हंस महाराज, हंसा देव की जय हो। ये तुम्हारे हाथ में क्या चमक रहा है? महाराज, ये मोती हैं। मोती? ये तुम्हें कहां से मिले? पहले राजा इतने सामर्थ्यवान होते थे कि हंसों को मोती चुगाते थे, किंतु ना जाने राजाओं की समृद्धि को क्या हो गया कि उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया। महाराज, ऐसे एक दो मोती नहीं, हजारों बिखरे पड़े हैं। वो तो हमारी चोंच में एक ही आ सकता था, इसलिए हम एक लेकर आ गए। हजारों? यदि ये सच है तो मैं दूसरे हंसों को भी तुम्हारे साथ जाकर वो मोती चुगलाने का आदेश देता हूं। इसलिए तो हम मोती लेकर सीधे यहीं चले आए। तब हंस राजा का आदेश पाकर हंसों का झुंड हंस सरोवर से उड़ा। हंस देव ने चाहा तो अब मेरी पुत्री हंसनी अच्छी हो जाएगी। हंसों का झुंड खजाना घाटी में पहुंचा और बक, शीघ्र मोती चुगकर उड़ चलो। सेनापति की निगाह उन हंसों पर पड़ चुकी थी। अरे, ये हंसों का झुंड तो खजाने से मोती चुग रहा है। उन्हें केवल धनुष बाणों से मारा जा सकता था, जो कि हमारे पास अभी नहीं है। हाँ, हमारे पास भाले हैं, तो अब क्या करें? सेनापति जी, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हंस मोती चुगकर उड़ गए हैं। ओह, हमारा ध्यान डाकुओं पर ही लगा रहा। हम तो भूल ही गए कि हंस मोती चुग लेते हैं। इधर विशालगढ़ में बाकेलाल की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। कमाल है, अभी तक डाकू चिड़िया विशालगढ़ नहीं पहुंचा। वाह, नहा धोकर घोड़े साफ सुथरे और चमकदार हो गए। मगर इधर बाकेलाल ने सोचा, और उधर डाकू चिड़िया अपने दलबल के साथ खजाना घाटी आ पहुंचा। सरदार, सारा खजाना यहीं पर रखा है, मगर वहां सैनिकों का सख्त पहरा है। यदि हमने आक्रमण किया तो हमारे भी कुछ डाकू मारे जाएंगे। इस बात से डाकू चिढ़ गए, मगर शीघ्र ही उपाय सूझ गया। तुम सब लोग अपने आप को चादरों से ढक लो। छत्ते पर पत्थर लगते ही लाखों मधुमक्खियां क्रोधित होकर सैनिकों पर झपट पड़ी। पहरा छोड़ दो, डाकू चिड़िया आकर खजाना लूट ले जाएगा। अरे, ये मधुमक्खियां कहां से आ गईं? चाहे ततैये भी आ जाए, डटे रहो मुन्ना भाई, ये इम्तिहान की घड़ी है। खड़े रहो मुन्ना भाई, अब उन्हें उनके स्थान से हिलाएगा हमारा आक्रमण। और अब चादरें ओढ़ने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि मधुमक्खियां एक बार में एक ही डंक मारकर स्वयं ही मर जाती है। डाकू आ गए। हमारे शरीर डंकों के बीच से बुरी तरह से दर्द कर रहे हैं। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला मत करो, पर उनको डराने के लिए आगे तो बढ़ो, वरना वो कमबख्त यहां तक पहुंच जाएगा और मेरा भी वध कर डालेगा। डाकू चिड़िया मार काट मचाते आगे बढ़ा। जो भी राह में आए उसे काट दो, उसे मेरे निकट मत आने दो। अरे कमबख्तो, वार करो, अब वार केवल हम करेंगे। सेनापति जी, मेरे विचार में हमें वापस महल लौट चलना चाहिए और बाकेलाल जी एवं महाराज को डाकू चिड़िया के आक्रमण एवं लूट का समाचार देना चाहिए। खामोश, तुम सब जाकर महाराज को सूचित करो, मैं यहां रहकर डाकू चिड़िया का मुकाबला करूंगा। जाओ, जल्दी जाओ। शीघ्र ही डाकुओं ने सेनापति को घेर लिया। सेनापति, तू अकेला हमारा मुकाबला करेगा? किस मूर्ख को मरना है डाकू चिड़िया? वो तो अपने सैनिकों को वहां से भगाने के लिए
मैंने ऐसा कहा था ताकि तुम आराम से सारा खजाना लूट सको। ओह साथियों, जल्दी करो, सारा खजाना लूट लो। ये तो बहुत सारा है सरदार, इसको तो घाटी से बाहर निकालने में ही कई दिन लग जाएंगे। फिलहाल इस पर अपना अधिकार करो ताकि हम इस खजाने के स्वामी राजा विक्रम सिंह को मुंडीराज की उपाधि देने जा सकें। अधिकार तो हो ही गया समझो सरदार। यही अवसर है, सैनिक को मधुमक्खियों ने काट कर सुझा रखा है, वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। विशालगढ़ पर हमला कर दो। सेनापति बाकेलाल हमें कहां पर मिलेगा? उसको भी देनी है मुंडीराज की उपाधि। बाकेलाल राजा का सलाहकार है, वो भी वहीं पर मिलेगा, अर्थात महल में। तो फिर ठीक है, हम अभी लौटते हैं, तब तक तू मेरे साथियों के साथ यहीं रहेगा। डाकू चिड़िया अपने दल बल के साथ महल में आधम का। राजा विक्रम सिंह, तेरे खजाने पर हमारा अधिकार हो चुका है, अब हम तुम्हें मुंडीराज की उपाधि देने आए हैं। अपने सलाहकार बाकेलाल के साथ बाहर आ जा। महामंत्री चिंतित था, अब क्या करे महाराज? सारी सेना खजाना घाटी पर तैनात थी, जिसे मधुमक्खियों के डंक ने सुझा डाला है। डाकू चिड़िया का मुकाबला कौन करेगा? बाकेलाल, सभी राजाओं का खजाना यहाँ लाने की सलाह तुमने दी थी, अब तुम्हें इस संकट से निकालने का मार्ग सुझाओ। वो महारानी जी, मैं वही सोच रहा हूँ, और आप किसी को कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। पकड़ लो राजा विक्रम सिंह को और बाकेलाल को, दोनों को एक साथ मुंडीराज की उपाधि देंगे। किंतु बाकेलाल का कौन सा धन तुमने लूटा है? ढपोर नगरी के राजा बलवान सिंह ताकती के खजाने का स्वामी बाकेलाल ही था, जो हमें धोखा देकर खजाने लेकर यहाँ आ गया था। ओह, इसका मतलब तुम्हें यहाँ की राह बाकेलाल ने ही दिखाई है। डाकुओं का मुकाबला करने का अर्थ था उनके हाथों मृत्यु। ठहरो, कोई इनका मुकाबला करने की चेष्टा ना करे। यदि इनको मेरी हत्या करके प्रसन्नता मिलती है तो इन्हें मेरा वध कर लेने दे। बाकेलाल, डाकू चिड़िया को तुम्हें भी मुंडीराज की उपाधि देनी है। आओ, हम साथ साथ हैं। इनको फल खिलाओ, अतिशीघ्र ये फल खाओ, अन्यथा तुम्हारा सिर धड़ से जुदा कर देंगे। फूल माला पहनाओ, जल्दी से फूल मालाएं पहन लो, अन्यथा सिर कलम कर दूंगा। पहनते हैं भाई, पहनते हैं। मधु दुग्ध पान कराओ। होना देखिए होगा महामंत्री, जो भाग्य में लिखा है होगा। चलो सिर झुकाओ, अन्यथा सिर कलम कर दूंगा। बेटा बाके, ये तो मोटे के साथ तू भी संकट में फंस गया। सिर झुकाते ही डाकू उनका सिर काट डालेंगे। किंतु इससे पहले कि डाकुओं की तलवारों की गाज राजा विक्रम सिंह और बाकेलाल की गर्दनों पर आ गिरती, अरे ये इतने सारे हंसों का झुंड कहां से आ गया? ये तो हमें नोच रहे हैं एवं चोंचों से मार रहे हैं। इनके चोंच एवं पंजों के प्रहार से हमारे शरीर जकड़े जा रहे हैं। हमारी तलवारें छूट रही हैं। अरे नामुराद हंसो, कम से कम मोटे की गर्दन तो कटने दो। दोनों को मुंडीराज की उपाधि दिए बिना तो हम भाग भी नहीं सकते। सरदार, अब हम क्या करें? थोड़ी ही देर में सभी डाकू भूमि पर अकड़े गिरे पड़े थे। अरे इन हंसों ने तो कमाल कर दिया। ये हंस आए कहां से? इन्हें मैं लाया हूं। सेनापति, तुम इन्हें लाए, परंतु ये कौन है? महाराज, ये हंस वास्तव में हंस लोग के हंस हैं। ये देखिए, ये हंसों का राजा है। महाराज को मेरा प्रणाम। महाराज, आपके खजाने से उठाए गए चंद मोतियों से हमने बनाया मोतीचूर का लड्डू, जिसका भोग पाकर हंसदेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने मेरी पुत्री को दिया साफ वापस ले लिया, जिससे वो ठीक हो गई, अन्यथा वो आजीवन पत्थर की मूर्ति बने रहती। ओह, तो ये बात है। किंतु उन्होंने आपकी पुत्री को साथ क्यों दिया था? मेरी फूटी किस्मत के लिए। महाराज, मेरी पुत्री हंसनी ने हंस बिरादरी से बाहर के एक मानव युवक पड़ोसी से प्रेम करने की गुस्ताखी की थी। मुझे अपने पुत्री का विवाह पड़ोसी से करने में कोई इतराज नहीं था, किंतु पड़ोसी जिस गांव में रहता था वहां के लोग लोभी थे। उन्होंने मुझसे दहेज की मांग की। मैं दहेज प्रथा के विरुद्ध था।
मेरे इनकार करने पर उन्होंने मेरी पुत्री हंसनी से पड़ोसी का विवाह करने से इनकार कर दिया। इस बात से क्षुब्ध होकर हंसदेव ने मेरी पुत्री को शाप देकर पत्थर का बना दिया और पड़ोसी ने हंसनी की याद भुलाने के लिए एक व्यापारी दहेजी चंद्र की पुत्री मुद्रावती के साथ विवाह कर दिया, जो एक कान से बहरी थी और दूसरे से सुन नहीं सकती थी, एक आंख से कानी थी और दूसरी से देख नहीं सकती थी, एक हाथ से टूंडी थी, दूसरे को लकवा मारा हुआ था, एक टांग से लंगड़ी थी, दूसरी से चल नहीं सकती थी, बाल सिर के स्थान पर नाक के नीचे और ठोड़ी पर थे। मगर तुम ये सब कैसे जानते हो? क्योंकि मैं वही लड़का पड़ोसी हूं हंसराज, जिसे उसके पूरे गांव सहित आप ही ने शाप दिया था कि आज के बाद मेरे गांव की कोई भी कन्या बिना दहेज के ब्याही नहीं जाएगी, और यही नहीं, गांव वालों को प्रत्येक माह दहेज देना पड़ेगा। इस शाप के कारण गांव का नाम दहेजगढ़ हो गया और दहेज देने के लिए प्रत्येक परिवार का एक युवक डाकू बनने लगा। डाकू इतने बढ़ गए कि पूरा डाकूगढ़ ही बनाना पड़ा। मुझे क्षमा कर देना हंसनी, दहेज कभी नहीं लेना चाहिए। ओह, तो ये बात है। हाँ, दुल्हन को ही दहेज समझना चाहिए। अब जब मेरी पुत्री का सांप हट चुका है तो मैं दहेजगढ़ के लोगों का सांप भी वापस लेता हूँ, तो फिर हमें भी डाकू बनने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो बोलो हंसराज की जय। बेटा गर्ग, तब तक बाकेलाल अपनी गर्दन बचाने का उपाय सोच चुका था। महाराज, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं ढपोर नगरी के राजा का खजाना लेकर यहाँ क्यों आ गया था, और मैंने शेष राजाओं का खजाना भी खजाना घाटी में रखने की राय क्यों दी थी। हाँ बाकेलाल, क्योंकि भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा करने की भविष्यवाणी की होगी। दे पुच्ची। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।